वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है कूलाम्स लॉ। ठीक है, आज इसके बारे में अपन बात करेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कूलाम का नियम। ये देखिए सेकेंड लेक्चर है कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें अपन देखिए कूलाम्स लॉ के बारे में जानते हैं आज। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, देखिए आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने चार्ज पढ़ा था ना, आवेश पढ़ा था, आवेश का कन्वर्जेशन यानी कि आवेश का संरक्षण पढ़ा था, और क्वांटिजाइजेशन भी पढ़ा था आवेश का। तो जिसने भी आप इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, तो उसमें क्लिक करके आप लोग पुराना लेक्चर देख सकते हो, या फिर आई बटन पे टैप करके यहाँ पर पुराना वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो कम समझ में आएगा आपको, मतलब क्लियरली समझ में नहीं आने वाला है ना, क्योंकि आप लोगों को चार्ज क्लियर आना चाहिए, तभी इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम कहता है, यदि आपके पास दो पॉइंट चार्ज हैं, मान लो एक है आपके पास Q1, ठीक है, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एक आपके पास चार्ज है, वो भी है प्लस Q2, ठीक है। आपके पास अगर दो चार्ज हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इनके सेंटर्स को जोड़ना है, इनके सेंटर्स को जोड़ना है, ठीक है। मान लो इन दोनों पॉइंट चार्जों के बीच की जो दूरी है वो है r, स्मॉल r, है ना। तो भाई इनके बीच में एक बल कार्य करता है, कूलाम्स के नियम के अनुसार इनके बीच में क्या करता है, एक बल कार्य करता है। इसके पहले आप लोगों ने ये भी पढ़ा था यार कि अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो दोनों को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर नेगेटिव होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे देखिए अगर सेम सेम है प्लस प्लस तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना, है ना। तो कूलाम का नियम कहता है कि यदि दो बिंदुवत मीन्स छोटे छोटे आवेश है ना, और स्थिर मतलब कोई भी आवेश घूमना ना चाहिए कहीं, हालांकि एक आवेश अगर मूव भी कर रहा हो दूसरा स्थिर है तो भी कूलाम का नियम यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नियम के अनुसार जो है तो क्या है कि दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर देखिए आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों बोलेंगे, क्योंकि जब दोनों सेम चार्ज होंगे है ना, अगर सजातीय आवेश है तो क्या होगा, वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, F इस तरफ एक लगेगा और एक इस तरफ लगेगा, है ना। लेकिन अगर चार्ज कैसे अपोजिट हुए, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या होगा, वहाँ पर कैसा बल लगेगा, फिर वहाँ पर अट्रैक्शन होने लगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो अपन इस पर जो फोर्स होगा उसको अपन क्या कहेंगे, F12, है ना। यानी कि फोर्स F1 मतलब चार्ज 1 पर 2 के कारण जो लग रहा है ना, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसको अपन कहेंगे F21, है ना, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, है ना। तो ये अपना दोनों में फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो कूलाम के नियम के अनुसार इसमें दो स्टेप हैं। फर्स्ट में कूलाम के नियम कहता है कि F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, यानी कि जो दोनों चार्जेस हैं, यहाँ पर आपको साइन नहीं लिखना है दोनों का, ऐसे सिंपली रख देना है, दोनों चार्जेस हैं उन दोनों क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और F प्रोपोर्शनल होगा 1/1/r², है ना। यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कूलाम के नियम है, सिंपल सा नियम है यार, इसको आप लोगों को लिख देना है। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इसकी भाषा लिख देनी है यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना।
ये है कूलाम का नियम। देखो कि दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना, ये तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है यार, यहाँ पर एक चीज है यार, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके साथ ही यार कूलाम ने ये बताता है कि जो बल होता है ना, इनके बीच लगने वाला बल, इसी में लिखना है, इसी नियम में, इनके बीच लगने वाला बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है ना, ये यार इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आप लोगों को इसको याद रखना है। मतलब इसका मतलब क्या है यार, दोनों, इसमें लिखा है इनके बीच लगने वाला जो बल है सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मीन्स यार कि अगर ये दोनों आवेश है आपके पास है ना, तो इनकी मिलाने वाली रेखा कौन सी, ये। तो ऐसा नहीं कि फोर्स यहाँ काम कर सकता है या फिर यहाँ कहीं भी, है ना। क्या होगा, इन मिलाने वाली जो रेखा है इसी के अनुदिश, मतलब जस्ट सीधे ऐसे इसमें और इस तरफ ऐसे फोर्स काम करेगा, है ना। ये अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश का मतलब है कि मिलाने वाली जो रेखा है तो जस्ट ऐसे काम करेगा या फिर जस्ट ऐसे। इसका मतलब ऐसे और ऐसे कभी भी फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये यार अपना कूलाम का नियम है। ठीक है, ये कूलाम का नियम है। इसको अगर हम दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर इक्वल लाएंगे तो यहाँ पर कोई आ जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पर K कांस्टेंट है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ है, वेयर K इक्वल टू कांस्टेंट। तो K यहाँ पर क्या है यार, कांस्टेंट है ना, लेकिन ये भी याद रखना है बट नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर जो K होता है वो कांस्टेंट होता है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा K की वैल्यू जो है तो सेम ही रहेगी, K की वैल्यू बदलेगी, वो मीडियम पर डिपेंड करेगी। आगे चल के अपन सीधे सारी चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। अभी यहाँ पर K की वैल्यू आप लोगों को याद रखें, वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखा यार कि K जो है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10। ये आपको रट्टा मार लेना है ना, ये रट लेना है आप लोगों को। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। किसके लिए, वायु या फिर निर्वात के लिए, यानी एयर या वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹ होती है। और इसके अलावा बाकी जो मीडियम्स होंगे अलग अलग, तो उनके लिए K की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ज़्यादातर एयर और वैक्यूम में ही पढ़ना है ना। सारी चीज़ें क्या होगी, वायु और निर्वात में ही पढ़ी जाती हैं। तो ये यार कूलाम का नियम था, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद अपन आगे इसको समझेंगे थोड़ा कि ये K जो है, K के बारे में डिटेल्स से जानेंगे कि K है क्या चीज़। एक्चुअली में K जो होता है, K को अपन लिखते हैं 1/4πε0, है ना। जहाँ पर ε0 क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता जिस माध्यम में ये दोनों चार्जेस रखे गए हैं, है ना। तो चलिए यार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके, अपन इसको आगे देखते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यार PDF भी प्रोवाइड कराई जा सकती है, आज से 7-8-10 दिन लग सकते हैं उसमें। तो आप लोगों को कोशिश की जाएगी आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराई जाए, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो हो सकता है PDF भी आपको मिल जाए, तो नोट्स बना सकते हो। बट आपको नोट्स से वैसे PDF की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी को पॉज करके सारी चीज़ें लिख सकते हो, तो यही आप अपने हिसाब से इसको नोट्स बना सकते हो, है ना। तो यार अभी आपने देखा कि K इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0, है ना। यहाँ पर ε0 क्या होता है यार, K जो होता है ना, K की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो किस पर, माध्यम पर।
माध्यम पर डिपेंड करती है ना, कि मतलब कौन सा माध्यम है, दोनों चार्जेस जो रखे गए हैं वो किस माध्यम में रखे गए हैं, ये इस चीज पर डिपेंड करती है के की वैल्यू। तो इसके बाद यार अपन देखेंगे, अगर देखो के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट अगर रखते हैं तो वहाँ पर एफ जो था हमारा क्या हो जाएगा, के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो होता है यही कूलाम से लॉ होता है ना। यहाँ पे के भी रखा है, आपको लगेगा के की जगह यार ये क्यों रखा जाता है ना, तो ये आगे चल के क्या होगा, इससे सुविधा होगी अपन को। अगर के की जगह अपन के रखेंगे तो उसमें अभी कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर के की जगह ये चीज़ रखेंगे तो आगे चल के काफ़ी सुविधा होने वाली है। तो यार इसके बाद अपन देखेंगे एक कूलाम की डेफिनेशन है ना, 1 कूलाम की डेफिनेशन, 1 कूलाम जो होता है उसकी डेफिनेशन। तो यहीं पे देखिए, अगर इसी चीज़ में अपन कह दें कि Q1 इंटू Q1 इक्वल टू Q इफ है ना, ये चीज़ यदि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलाम तथा R इक्वल टू 1 मीटर। अगर अपन दोनों मान लो दो आवेश हैं, जो 1 कूलाम के 2 आवेश हैं, 1 कूलाम के 2 आवेश हैं, और वो दोनों कितनी दूरी पर, R दूरी पर रखेंगे। आपको लगे सर 1 कूलाम तो अपन रख रहे हैं लेकिन इसकी डेफिनेशन हमें देनी है, तो यार इसकी डेफिनेशन जो है 1 कूलाम की डेफिनेशन अपन को मानना पड़ता है पहले, कि अगर अपने पास क्या हो, 2 चार्ज हों, दोनों चार्ज 1 कूलाम के हों, दोनों कितनी 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग इस इक्वेशन से F इक्वल टू क्या निकल के आएगा, F इक्वल टू ये निकल के आएगा पूरा, और यहाँ 1 1 1 है ना, हर जगह 1 रखेंगे, सारा 1 हो जाएगा, मतलब आपके पास ये बचेगी, ये मतलब K बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, है ना। ये निकल के आया यार, मतलब F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ये फोर्स निकला जब अपन ने दोनों चार्ज को 1 कूलाम और दोनों के बीच की दूरी को क्या किया, 1 मीटर किया। तो यहाँ से यार 1 कूलाम की डेफिनेशन, इसके अलावा यार 1 कूलाम की डेफिनेशन आप लोग एम्पियर वाली डेफिनेशन से दे सकते हो, वो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी 1 एम्पियर की डेफिनेशन और 1 कूलाम की, तो वो भी। लेकिन हालांकि क्या है, यहाँ पे आपका लेवल जैसे बड़ा हुआ, आप 12th क्लास में हो, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है जो यहाँ पर अब बताई जाएगी आप लोगों को। तो 1 कूलाम की डेफिनेशन आप यहाँ से दे सकते हो ना, इस जगह से, कि 1 कूलाम वह आवेश है, 1 कूलाम वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे उसी परिमाण मतलब 1 कूलाम है ना, उसी परिमाण मतलब 1 कूलाम के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ से यार 1 कूलाम की डेफिनेशन निकल के आ रही है, देखो कि भाई अगर अपन Q1 और Q2 को क्या कर रहे हैं 1 कूलाम, R को कर रहे हैं 1 मीटर, तो फोर्स कितना निकल गया है, इतना। मीन्स 1 कूलाम क्या है यार, 1 कूलाम क्या है कि 1 कूलाम वह आवेश है जो वायु या निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर, है ना, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे उसी परिमाण मतलब 1 कूलाम, है ना, 1 कूलाम कि किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। यहाँ पे सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षित करता है, अगर विजातीय आवेश होता तो क्या करता, आकर्षित करता है ना। लेकिन हमें क्या करना है, सजाती करना है, तो फिर यहाँ पर प्रतिकर्षित लिखेंगे। सजाती मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो सेम होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना, अदरवाइज क्या लगता, आकर्षण बल लगता। तो यार ये 1 कूलाम की डेफिनेशन थी। और इसके अलावा ये चीज़ आपने समझ ली है कि एफ के की जगह आप रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके आगे देखते हैं अपन। तो अब यार अपन देखेंगे एप्सिलॉन के बारे में, है ना। एप्सिलॉन जो भी आपने पढ़ा कि एप्सिलॉन क्या था, तो आपको बताया गया था वायु निर्वात की वैद्युतशीलता थी, है ना, परमिटिविटी। एप्सिलॉन जो था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, वायु या फिर
निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी कहते हैं इसे। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या था यहाँ पर यार, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता थी। अब कहोगे वैद्युतशीलता क्या है सर, है ना। तो आप इसके बारे में पहले समझते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मात्रक पढ़ेंगे अपन और इसकी विमा पढ़ेंगे अपन, और साथ ही तथा इसका आंकिक मान। तो यहाँ पर आप सारी चीजें, इतनी चीजें अपन को यहाँ पर पढ़नी है ना। एप्सिलॉन का जो है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विमा और आंकिक मान। तो इससे पहले आप लोगों ने यार अभी देखा था कि के की वैल्यू जो थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस पूरे की वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से यार अगर आप इसका क्या इसका मात्रक यानी यूनिट भी निकाल सकते हो, और साथ ही इसका मान, आंकिक मान भी निकाल सकते हैं ना, और विमा भी निकाल सकते हो। तो सारी चीज़ यहाँ से निकल रही है देखो। तो यार अगर अपन इसमें, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है अपन को। इसमें अगर आप लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना चाहते हो तो देखो ये कांस्टेंट है, अपन कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इस एप्सिलॉन को जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन को, तो ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो यार, तो फिर क्या करोगे, अपन एप्सिलॉन को वहाँ ले जाएंगे, ये सारी चीज आएगी अपॉन में, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 × 10⁹ नीचे, है ना। और ये इसकी यूनिट यहाँ पे नीचे रहेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये यूनिट बन जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना यार, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मात्रक हो गया एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नॉट का यानी वैद्युतशीलता का, परमिटिविटी का, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। इसके बाद इस एक चीज विमा रहेगी इसके, है ना, विमा। तो विमा भी आप लोग इसी से निकाल सकते हो, है ना। जस्ट अपोजिट यहाँ से देखो भी निकाल सकते हो इसके मात्रक से। देखो कूलम स्क्वायर, कूलम मतलब क्या होता है यार, कूलम। क्यू की विमा क्या होती है भाई, IT होती है। IT मीन्स A × T, है ना, एम्पियर और टाइम। तो यहाँ पर अपन रखेंगे A² T², है ना, ये इसकी विमा हो गई। अपॉन में न्यूटन की आप लोग जानते हो भाई, ml T⁻⁻2 होती है, और m यहाँ पर क्या है भाई, मीटर यानी लेंथ, है ना। तो इसकी L² हो गई। तो इस प्रकार इसकी जो विमा निकल के आएगी वो होगी m⁻⁻1 L⁻⁻3 एंड T⁻4 A⁻2। तो ये यार यहाँ से इसकी विमा निकल के आएगी, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग सारी चीज़ों को नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद अपन देखेंगे कि वैद्युतशीलता हो गई। अब इसके बारे में कुछ डेफिनेशन देखेंगे वैद्युतशीलता के बारे में, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। तो भाई ये सारी चीज़ें हो गई ना, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के मात्रक और उसकी यूनिट हो गया, विमा और उसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, आंकिक मान, ये सारी चीज़ें हो गई यार। कूलम का नियम आपका हो चुका है। इसके बाद आपको देखना है यार कि जो अभी आपने क्या किया था यार कि 2 चार्ज लिए थे और उनको क्या किया था, वायु निर्वात में रखा था। अब अगर बात आती है यार कि वायु निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखा जाता है, मान लो यहाँ पे कह दिया जाए, यदि बिंदु आवेशों को वायु या निर्वात के स्थान पर किसी कैपिटल के, ओके, कैपिटल के, किसी कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम। तो यार आपको एक चीज बता दें यहाँ पर कि कोई भी जो माध्यम होता है, यदि उसका के परावैद्युतांक है तो
उसका मतलब है कि वो कुचालक माध्यम है ना। माध्यम कैसा होता है, कोई भी परावर्तितांक कुचालक माध्यम, क्योंकि धातुओं क्या होता है, परावर्तितांक यार इन्फिनाइट होता है ना, अनंत होता है। इसके अलावा जितनी भी अधातु होते हैं, कुचालक होते हैं, किसी कुचालक पदार्थ, जैसे आप लोग कांच ले सकते हो, मोम ले सकते हो, एबोनाइट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ना। तो किसी भी कुचालक पदार्थ, यहाँ पर आपको देखना है कुछ क्या है, के परावर्तितांक वाले माध्यम यानी कोई भी कुचालक पदार्थ हो सकता है यार, उसको अपन परावैद्युत कहते हैं। कुचालक जो पदार्थ होता है उसको अपन क्या कहते हैं, परावैद्युत, डाइइलेक्ट्रिक। उसका पूरा चैप्टर है आगे चल के, तो वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि परावैद्युत होता क्या है भाई। मतलब परावैद्युत यार क्या होता है, परावैद्युत के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, वो क्या होते हैं यार कि एक बहुत ही प्रबल बल से बंधे रहते हैं ना, वो अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यानी कि उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो कि क्या कर सके, वहां पर चार्ज को ले जा सके, यानी कि विद्युत धारा उसमें नहीं बह सकती है ना, यानी पूरी तरह से कुचालक होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं यार, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं ना, डाइइलेक्ट्रिक। उसके बारे में अपन अगले चैप्टर में, कौन सा चैप्टर, तीसरे चौथे चैप्टर में, या तीसरे चौथा पांचवा चैप्टर जो भी हो, उसमें ट्रांजिस्टर के वाले चैप्टर में है, डाइइलेक्ट्रिक वाले चैप्टर, उसमें सारी चीजें अपन देखेंगे कि परावैद्युत क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि के परावर्तन वाले माध्यम यानी किसी कुचालक पदार्थ में रखने पर बल, अगर अपन वायु निर्वात में रख रहे थे तब तो यार अपना बल क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर सिंपली ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। यहाँ पर अगर कोई के परावर्तन वाला माध्यम आता है तो यहाँ पर सिंपली अपन को के रख देना है, ठीक है, केवल इतना है। तो अब अगर कोई धातु मान लो रख देना, किसी धात्विक माध्यम में अगर चार्ज को रखा जाता है तो ये इस के की डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर अपन रखेंगे क्या, इनफाइनाइट। यार 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 है ना। तो इसका मतलब धातुओं के लिए क्या होता है, यदि माध्यम धात्विक होता है ना, माध्यम धात्विक है, तो F कितना निकल के आएगा भाई, F निकल के आ जाएगा 0 है ना, क्योंकि 1/इनफाइनाइट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यदि माध्यम परावैद्युत मीन्स कोई भी कुचालक हो सकता है ना, कुचालक है, तो मतलब यार यदि माध्यम कैसा है, परावैद्युत यानी कुचालक है ना, तो उसके लिए तो के की वैल्यू क्या होगी, के होगा वहां पर ग्रेटर देन 1। अब यार के की वैल्यू अगर यहाँ 1 से ज़्यादा अपन रखते हैं तो जो कोई भी फोर्स होगा एम मीडियम में, मतलब उस माध्यम पर है ना, के परावर्तनांक वाले माध्यम, तो उसको अपन एफ एम लिखते हैं, यानी कि फोर्स उस मीडियम पर, जिस मीडियम पर आप निकाल रहे हैं। तो यार एफ एम जो भी होगा, तो इस के को अगर हटाया जाएगा तो ये सारी चीज़ क्या होगी, एफ होगी है ना। तो सिंपल एफ और के डिवाइडेड बाई के, तो ये निकल के आएगा रे यहाँ से, अगर मतलब क्या एफ एम जो है तो एफ अपॉन के, यानी अब के की वैल्यू यार 1 से ज़्यादा है, जब 1 से ज़्यादा है तो एफ एम जो हुआ तो क्या हो गया, एफ से क्या हो गया, कम गया। तो सिंपली यहाँ पर अर्थ क्या निकल के आया कि अगर अपन दोनों चार्जेस को क्या करते हैं, किसी के परावर्तन वाले माध्यम पर है ना, यानी परावर्तित पदार्थ पर कहीं भी रखते हैं कुचालक पदार्थों में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फोर्स जो होता है वो वायु या निर्वात की अपेक्षा जो लगने वाला बल था फोर्स, उससे क्या होता है, थोड़ा घट जाता है ना, यानी कि बल घट जाता है। वैद्युत बल क्या होता है, यहाँ पर घट जाता है, बल घट जाता है। तो इसको आप लोग यार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके बाद अपन देखें आने वाली चीज़ें भाई क्या क्या है। अभी तो यार इसमें 2-3 लेक्चर बनेंगे, इसके बाद जाके ये कूलाम्ब्स लॉ सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर 2-3 घंटे का एक बना दिया जाए तो सारा क्लियर हो सकता है, पर अपन को क्या करना है, 1-1 घंटा 40-40 मिनट की वीडियोस बनाने हैं, जिसमें से 3 लेक्चर में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद अपन पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से मज़ा आएगा भाई पढ़ने में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से अपन इंक डालने, तो यार आपने देखा भाई, यहाँ पे ये देख लिया आपने कि F इक्वल टू क्या था, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और FM जो निकाला था अपन ने किसी भी मीडियम पर निकाला था 1/4πε0 इंटू
के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे अपन ने डिवाइड, अगर इससे इसको अपन डिवाइड कर रहे थे तो क्या निकल के आया था, एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के, है ना, एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के। अगर इसको अपन डिवाइड करते हैं तो एफ अपॉन एफ एम, इस तरफ के नीचे आएगा, बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, के चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से यार एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के निकल के आ गया। यहाँ से अपन के की डेफिनेशन दे सकते हैं ना, यानी के क्या था, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक की डेफिनेशन अपन यहाँ से दे सकते हैं ना, कि किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, यहाँ से आप लोग डेफिनेशन को अच्छे समझिए, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हाई एफ क्या था, कोई भी बल हो सकता है, लेकिन आपको आकर्षण कुछ बोलना नहीं है, वैद्युत बल कह देना है सिंपली, कि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक वायु व निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल तथा उस माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। ये परावैद्युतांक की डेफिनेशन थी। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी होती है, क्योंकि आप लोग यहाँ से देखोगे कि एप्सिलॉन जो था, अपन इसको मिलाकर अपन एप्सिलॉन कहते हैं, है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, है ना। एप्सिलॉन नॉट इनटू के को मिलाकर क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। तो यार यहाँ से अगर के की आप लोग बात करो तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा, है ना। जहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन उस परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, है ना, उस परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। जबकि यार यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट था हमारा वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना। लेकिन एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर जो भी परावैद्युत माध्यम अपन ले रहे हैं, जहाँ पर अपन चार्ज को रख रहे हैं, उस माध्यम की जो वैद्युतशीलता है उसको अपन ने क्या किया कि एप्सिलॉन लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर देखो यार कि के इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपन परावैद्युतांक की दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि परावैद्युतांक उस परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन, है ना, तथा वायु निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं, है ना। परावैद्युतांक किसको कहते हैं, उस परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा वायु निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को भी अपन क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। और इसके अलावा यार ये वायु निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल तथा उस माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को भी अपन क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसके बाद यार अपन को पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश रूप, है ना, यानी वेक्टर फॉर्म में अपन कूलाम के नियम पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो सारी चीज़ें। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिख देनी है ना, ये बता दिया है, डेफिनेशन सुन लो यार फिर से। इसके अकॉर्डिंग कहेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग तो क्या कहेंगे यार कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों को उस माध्यम में रखने पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। या फिर यहाँ से आप लोग डेफिनेशन दे सकते हो कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये यार यहाँ से परावैद्युतांक की डेफिनेशन हो गई। अब अपन देखेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम को अपन वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, सदिश रूप में, क्योंकि देखो फोर्स क्या होती है, फोर्स एक इसके वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर यानी सदिश राशि होती है। तो यार कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यानी एक मिनट, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो भाई वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था यार कि कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव कुछ भी Q1 है आपके पास, है ना, जिसके सेंटर से किसी दूसरे चार्ज के सेंटर Q2 के बीच की दूरी को अपन ने क्या माना था, R माना था। इस पर जो एक फोर्स काम कर रहा था उसको अपन ने कहा था F21 और इस पर एक फोर्स काम कर रहा था उसको अपन ने कहा था F12। अब यार बात आती है, ये R था। जब अपन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं
तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जब अपन 1 से 2 की ओर जाएंगे, है ना, 1 से 2 की ओर, तो उस समय जो इस तरफ एकांक वेक्टर होगा, इस विस्थापन का दूरी का एकांक वेक्टर, उसको अपन कहेंगे R12। ठीक है, कई बुक्स में आप लोगों को R21 भी मिल सकता है यार, R21 भी लिख देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। कुल मिला के इसका मतलब क्या है यार, कि अगर अपन इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एकांक वेक्टर ऐसा है, यूनिट वेक्टर, इसको अपन R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 कैप, है ना, क्योंकि देखो R2 माइनस R1 की 1 से अपन 2 की ओर जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी कि R2 माइनस R1 करेंगे, है ना। लेकिन अपन में जैसे इस बुक के अनुसार, नूतन जो बुक है, नूतन की बुक से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को बाकी कोई भी बुक हो सकती है, तो उसमें कई बुक्स में हमने 21 भी लिखा है, यहाँ पर देखा है R21, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ से इस तरफ अगर जाते हैं अपन, तो यहाँ पर R21 लिखा जाएगा, मतलब यार 1 से 2 की ओर जाएंगे तो 1 पहले लिखेंगे, 2 बाद में, है ना। यहाँ पर ये F12 क्या है कि फोर्स Q1 पर Q2 के कारण, है ना, ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, जो Q1 चार्ज पर फोर्स काम करेगा 2 के कारण, Q2 के कारण, उसको अपन F12 कहेंगे, और जो Q2 पर काम करेगा Q1 के कारण, उसको अपन F21 कहेंगे। तो यार वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें इसकी, तो कूलाम के नियम के अनुसार अपन क्या करते हैं, मान लो यार आपके पास 2 आवेश थे, Q1 और Q2 थे, ये सारी चीज़ें लिख देना अपन को। माना अपने पास यार 2 आवेश हैं, Q1 Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, मान लो R है, ठीक है। अगर अपन 1 से 2 की हो जाते हैं तो उसका एकांक सदिश क्या है भाई, एकांक वेक्टर क्या है, R12 है, और अगर 2 से 1 की ओर जाते हैं तो उसका एकांक वेक्टर क्या है, R12 है, सॉरी, ठीक, R12 R21 है, ठीक है। अगर अपन बात करें F12 की, F12 इक्वल टू, तो F12 देखो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा भाई, क्या लग जाएगा, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अपन पढ़े, है ना। जितनी भी यहाँ पर इसके वेक्टर क्वांटिटी होंगे उन सब में क्या लग जाएगा, वेक्टर, और जो स्केलरों में वेक्टर नहीं लगेगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर F है तो इसमें वेक्टर लगा दिया, फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर है। ये तो अपना क्या हो गया, ये हो गया भाई अपना कूलाम्स लॉ के अनुसार, है ना। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अपन को डायरेक्शन चाहिए भाई, कि कौन सा फोर्स है, इस तरफ, तो आप कहोगे इस तरफ का फोर्स है भाई, है ना, F12 है। तो यार F12 है जो, तो 1 के कारण 2 पर लग रहा है, क्या है, 1 के कारण 2 पर लग रहा है ना। तो F12 में अपन को जो है, तो यहाँ से देखना है कि भाई 1 के कारण 2 पर लग रहा है, तो इसका मतलब अपन 1 से 2 की ओर जाए हैं, है ना। R की वैल्यू अगर लेनी है आपको, तो R की अगर एकांक वेक्टर लिए जाए तो आपको कहाँ 1 से 2 की ओर जाना होगा। तो यहाँ पर आपको देखो ये R12 लिखेंगे यहाँ पर, है ना, ये R12 कैप, ये इसको अपन कहते हैं यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर मीन्स एकांक वेक्टर। और ये यार अपन किसी की भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी चीज़ में अगर उसकी डायरेक्शन बतानी है तो उसकी स्थिति सदिश को अपन को लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर R क्या स्थिति सदिश है, तो यहाँ पर यार 1 से F12 अपन निकालना है, तो 1 से 2 की ओर गए, है ना, तो तब अपन यहाँ से R12 कैप लिखेंगे, यहाँ पर R12 कैप, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यार आपको पता है यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका, मान लो आपके पास कोई वेक्टर A है, यूनिट वेक्टर, जिसको अपन सॉल्व करना है, तो A वेक्टर अपॉन A लिखते हैं ना, यानी कि उस वेक्टर या मैग्नीट्यूड A लिखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, या केवल A लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर यार R है तो इसका मॉड भी क्या होगा, R ही होगा, तो एक्चुअली में यहाँ पर मॉड होता है। तो अपन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन मॉड R, है ना, और मॉड R ही क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर आपके पास F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। R12 वेक्टर, ये आपके पास निकल के आ गया वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में है भाई कि F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर।
तो यार कैप को सॉल्व करने के तरीका यार 11th में आपने सीखा होगा कि ए अगर कोई भी कैप होती है तो उसको अपन सॉल्व करना है। अगर कैप से अपन वेक्टर में उसको चेंज करना चाहते हैं तो वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड है ना, तो ये मतलब उसकी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है R12 जो होता है ना। तो डायरेक्शन को लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका वेक्टर लिखते हैं, अपन उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो भाई इसको अपन इस प्रकार कर सकते हैं। तो सिमिलरली यार आप यार अगर आप लोग लिखना चाहो है ना, सेम इसी प्रकार F21 वेक्टर। अगर F21 वेक्टर की बात करें यार तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R क्यूब इंटू। अब F21 है भाई, F21 कहाँ पर है, F21 ये है ना। F21 फोर्स इस तरफ काम कर रहा है भाई, फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। जैसे F12 में क्या था, फोर्स इस तरफ काम कर रहा था, तो इसका मतलब अपन क्या कर रहे थे कि 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, यहाँ पे कुछ गलती की यार। F12 में 2 से 1 की ओर जा रहे थे, मतलब R21 रखना। अरे यार ये सब गलत हो गया। R21 कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोगों को सही करना है। 21 इसको ध्यान नहीं दिया वो। देखो जैसे F12 में क्या था, अपन इस तरफ फोर्स काम कर रहा था यार, इस तरफ है ना, तो इसका मतलब अपन पहले यहाँ होंगे, यहाँ से यहाँ आए होंगे, तो उसका एक अंग वेक्टर क्या था, 21 था, है ना। अब अगर F21 की बात की जाए तो उसमें अपन इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पर R12 आएगा। कुछ नहीं यार, आपको अपोजिट याद रखना है। यहाँ पर 12 है तो वहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर 21 है तो वहाँ पर 12 आएगा। तो यहाँ 21 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना, R12 वेक्टर। और एक चीज़ है यार आपको याद रखनी है, जहाँ अगर R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों का अगर मॉड निकाला जाए तो दोनों R के बराबर होंगे, है ना। मतलब यार आपको दिशा से कोई मतलब नहीं, अगर मॉड निकाला जाएगा तो वहाँ पर उसी दिशा क्या होगी, प्लस माइनस समझ आता है ना। तो मॉड निकालने पर दिशा खत्म हो जाती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड R के बराबर निकलेगा अगर अपन मॉड निकालते हैं। तो यार आप लोग कई किताबों में ऐसे लिखा रहता है, इसको आपको ध्यान देना, इसको आप लोग नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। फिर कई किताबों में क्या होता है, इसकी जगह ऐसा भी लिखा रहता है इस प्रकार से कि F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R क्यूब की जगह R21 लिखा होगा, ठीक है। R क्यूब की जगह R21 मॉड ऑफ R21 वेक्टर। तो यार मॉड निकालोगे तो वेक्टर सब खत्म हो जाएगा, है ना, दिशा से उसकी सब गायब हो जाएगा, और यहाँ पर R21 वेक्टर। अब चूंकि यहाँ पर मॉड नहीं लगा है तो ये चीज़ कट नहीं सकती है, सेम इसमें लगा है मॉड। तो और या फिर इसको ऐसे भी लिखा रहता है कई बुक्स में, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 मीन्स क्या था यार, R21 मीन्स चित्र पर निकाल दिया। F1 इस तरफ काम कर रहा था, 2 से 1 की ओर आ रहे थे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1 - 2 करना था अपन को, है ना, यानी R1 माइनस R2 वेक्टर। इस प्रकार से इसका मॉड, और ऊपर R1 माइनस R2 आ जाएगा बिना मॉड के, है ना। तो कई बुक्स में ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है। 11th क्लास में पढ़ने पड़ा था तो इस प्रकार का था, है ना। 11th में इस प्रकार का होता है, 12th में भी इस प्रकार। तो एक्चुअली में ये ज़्यादा बेटर रहता है, इसमें अपन कन्फ्यूजन नहीं रहती है कि R21 लिखें या R12 लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। तो ये यार बाकी एक प्रकार से अपने पढ़े, इसको अपन ने सिमिलरली लिख दिया। अगर अपन F21 इस तरफ वाला फोर्स निकाला जाए तो इसी प्रकार से निकला था ना। तो यार ये सारी चीज़ें हैं वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स के, है ना। तो यार आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल देखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल DKP को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज चलो मिलते हैं अगले कल लेक्चर में, ठीक है। आज इतना ही बहुत है यार, इसके बाद देखेंगे ये सारी चीज़ें। कूलम्ब्स लॉ हो गया, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म हो गया, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हो गए, उन प्रयोग कूलम्ब्स लॉ के, उनको देखते हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।